अच्छा, ये ओपिनियन देख रहे हो? इन आवर हाँ। ओपिनियन कोई भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट हो ना, और सबसे पहले तो जब हम ऑडिट कर रहे हैं तो हम लोग हमारी लेवल ऑफ एश्योरेंस क्या होती है? व्हेन वी परफॉर्म ऑडिट एंगेजमेंट, हमारा वी प्रोवाइड रीजनेबल लेवल ऑफ एश्योरेंस। इस पे हम्म। आप लोग थे? हाँ ये जब हम रीजनेबल लेवल ऑफ एश्योरेंस प्रोवाइड करते हैं तो हम लोग क्लाइंट को ये कहते हैं कि these efforts present fairly in all material respects। ये वाला स्टेटमेंट, अगर ये वाला स्टेटमेंट नहीं होता इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट्स, तो फिर इसका मतलब क्या बन जाता? मतलब मैंने अगर परफॉर्म किए हुए इस पे प्रोसीजर्स, इसका मतलब क्या होता? मतलब प्रोसीजर्स में हमने परफॉर्म किए हुए और इसका एफएस में कोई ऐसी कोई मिसस्टेटमेंट वगैरह है नहीं। अच्छा, अगर मटेरियल रिस्पेक्ट्स का वर्ड हटा दूं तो फिर इसका मतलब क्या है? एफएस में इमटेरियल में स्टेटमेंट एग्जिस्ट करती हैं, इसका मतलब क्या होगा? दोनों करती हैं। नहीं, अगर अगर मैं ये कहता हूँ शेयर होल्डर को, यूजर ऑफ फाइनेंशियल हम्म हम्म स्टेटमेंट को, हम्म जिसको मैं एड्रेस कर रहा हूँ रिपोर्ट, कि दीज हम्म एफएस हम्म प्रेजेंट मटीरियलिटी, मटीरियल प्रेजेंट हम्म फेयरली इन ऑल एक्सपेक्ट्स। हाँ तो ये वो मटीरियल का एब्सोल्यूट इसका मतलब है। एब्सोल्यूट एश्योरेंस हो जाएगी, सही है। मतलब हम्म मटेरियल रिस्पेक्ट्स लिखने से ही मेरी जो एश्योरेंस आ रही है वो एब्सोल्यूट से गिर के रीजनेबल हो रही है। हम्म और इसका ये मतलब भी ये मतलब भी है ना कि यार, अगर इसका ये मतलब भी तो बन रहा है ना कि यार, अगर फाइनेंस एफएस में लेट से हमने मटेरियलिटी डिटरमिन की 1,000 रुपए की, ठीक है? हम्म तो एफएस में ऐसा हो सकता है कुछ ऐसी में से स्टेटमेंट्स हों कि जो 1,000 से कम हो सकता है एग्जिस्ट कर रही हम्म हो, ठीक है? हाँ तो उस पे मैं कोई एश्योरेंस नहीं दे रहा, मतलब देयर एग्जिस्ट अ रिस्क के हो सकता है एफएस में मटेरियलिटी से कम की नीचे, मटेरियलिटी से कम की मटेरियल भी हो स्टेटमेंट्स सकता है। हों, इमटेरियल में स्टेटमेंट एग्जिस्ट करती हों। हम्म लेकिन अगर उनको इंडिविजुअली या फिर एग्रीगेट में देखें तो फिर वो हम्म मटेरियलिटी थ्रेशोल्ड से एक्सीड नहीं कर रही। सही। मटेरियलिटी को अंदर कंसीडर रखते हुए कि ये एफएस, ये जो एफएस है ना, वो सही बने हुए हैं। ऑडिटर हम्म ये कह रहा है, ऑडिटर इसका मतलब ये कह रहा है, अगर मैं ऑडिटर के एक स्टेटमेंट को ले लूँ ना, ये वाले का, कि प्रेजेंट फेयरली इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट्स, मतलब मटेरियलिटी को अंडर कंसीडरेशन में रखते हुए ये एफएस आईफआरएस के हिसाब से बना है। इसका मतलब, इसका दूसरा मतलब ये होगा, अगर मैं इसकी बात को उल्टा मानूं, कि एफएस में हो सकता है इमटेरियल मिसस्टेटमेंट्स एग्जिस्ट करती हों। मैं बात कर रहा हूँ मटेरियल रिस्पेक्ट्स में। हो सकता है कि एफएस में इमटेरियल मिसस्टेटमेंट्स एग्जिस्ट करती हों, लेकिन वो इमटेरियल हम्म मिसस्टेटमेंट का जो सम है ना, इंडिविजुअली या फिर इन एग्रीगेट, वो मटेरियलिटी थ्रेशोल्ड से कम होगा। सही। इसका उल्टा मतलब ये बनेगा। हाँ ये बनेगा। क्या? हेलो? हेलो। क्या हुआ, चुप क्यों हो हाँ। गए? हेलो? नहीं आवाज नहीं आ रही है तुम्हें? आ रही है आवाज, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि हाँ ये वाली बात समझे तुम थोड़ी। यही ना कि अगर ये मटेरियल को हटा दें हम, हाँ, तो इसका मतलब है कोई मटेरियल भी होती है इसमें। मटेरियलिटी को अगर हम हटा दें फिर सवाल क्या है? मैं समझा नहीं सवाल। तुम समझे नहीं ये चीज? हाँ। देखो, अगर मैं मटेरियलिटी के वर्ड को हटा देता हूँ तो मेरी लेवल ऑफ एश्योरेंस क्या हो जाएगी? एब्सोल्यूट हो जाएगी। ठीक है, अब मटेरियलिटी के वर्ड को मैंने इनकॉर्पोरेट किया है यहाँ पे, इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट्स। इसको मैं हम्म कह रहा हूँ, तुम
तुम थोड़ा सा उल्टे तरीके से समझो, ठीक है। सीधी बात यह है कि ऑडिटर कह रहा है कि ऑन बेसिस ऑफ मटीरियलिटी एफएस आईफआरएस के हिसाब से बने हैं। मतलब अगर मटीरियलिटी 1,000 रुपए की है तो फाइनेंशियल ऑडिटर खुद कह रहा है कि मैं ये खुद कह रहा हूँ कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो मिस स्टेटमेंट्स है ना वो 1,000 रुपए से एक्सीड नहीं कर रही होंगी। ऐसा ही है। ऐसा कहना चाह रहा है ये ऑडिटर इस स्टेटमेंट की बेसिस पे। हाँ, ऐसा ही कहना है। मतलब ऐसा हो सकता है मिस स्टेटमेंट्स जो है ना वो 900 रुपए की हों, 800 रुपए की हों, हम्म। ऐसा हो सकता है। हम्म। लेकिन वो मेरा काम नहीं है मैं तुम्हें ये बताऊं। हाँ। मेरा काम है मटीरियलिटी को रिस्पेक्ट में कंसीडर करते हुए तुम्हें कोई ऐसी मिस स्टेटमेंट बताऊं जो कि मटीरियल मिस स्टेटमेंट्स हो। हम्म। कोई मटीरियल मिस स्टेटमेंट एग्जिस्ट नहीं करती फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। सही। ठीक है, मतलब 1,000 रुपए से ऊपर की कोई मिस स्टेटमेंट नहीं है। हम्म। ये मैं तुम्हें बता रहा हूँ, और ये इसलिए मैं तुम्हें रीजनेबल लेवल ऑफ एश्योरेंस दे रहा हूँ। याद है अ, हम लोग क्या करते हैं, मटीरियलिटी जो बात है ना, हम लोग टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट जब इस्टेब्लिश करते हैं ना, एंगेजमेंट लेटर हम्म। साइन करते हैं, तो हम्म। एंगेजमेंट लेटर वैसे साइन क्यों होता है, उसमें उसका एक वजह होती है दोनों पार्टीज की जो अंडरस्टैंडिंग है ना उसको एक पॉइंट पे लाया हम्म। जाए। सही। मैनेजमेंट की उसमें उसमें मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी इनकॉर्पोरेटेड होती है, ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी हम्म। इनकॉर्पोरेटेड होती है। हम्म। तो उसमें एक पॉइंट इनकॉर्पोरेट किया जाता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का हम लोग ऑडिट करेंगे कंसीडरिंग मटीरियलिटी। सही। हम लोग अपना अपना जब ओपिनियन देंगे कंसीडर वो मटेरियल रिस्पेक्ट्स को कंसीडर करते हुए देंगे। हम्म। ठीक है, क्योंकि मटेरियल रिस्पेक्ट को मैं कंसीडर अगर नहीं कर रहा हूँ और मैं ओपिनियन अगर मैं डायरेक्ट दे रहा हूँ कि एफएस आर प्रिपेयर्ड अकॉर्डिंगली इन अकॉर्डेंस विद आईफआरएस और प्रेजेंट ट्रू एंड फेयर व्यू, तो मतलब मैं तो ये एब्सोल्यूट लेवल ऑफ एश्योरेंस दे रहा हूँ ना, हम्म। अगर मैं मटेरियलिटी को नहीं लाऊं। सही। तो यहाँ पे कुछ समझे कि ये इसकी इंपॉर्टेंस क्या है इस वर्ड की यहाँ पे, इन ऑल मटेरियल रीजनेबल रिस्पेक्ट्स। को समझाने के लिए कि हम यस, रीजनेबल रीजनेबल एश्योरेंस। अश्योरेंस दे रहे हैं। रीजनेबल एश्योरेंस, ये ऑडिटर अपना रिस्क जो है ना इससे थोड़ा कम कर रहा है। हम्म। ऑडिटर अपना ऑडिटर पे कल को मसले मसाइल ना हो। देखो यूज इन्वेस्टर तो कल को बोलेगा ना, अगर मटेरियल रिस्पेक्ट्स का वर्ड नहीं आता और कल को मैनेजमेंट कल को ये आइडेंटिफाई होता है फ्रॉड, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गलत थे, ठीक है, ऑडिटर ने बोल दिया फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही है, तो शेयर होल्डर किसको पकड़ेगा। अगर कल को कोई मिसस्टेटमेंट अराइज होती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, ऑडिटर ने क्लीन ओपिनियन दिया है, मटेरियल रिस्पेक्ट्स का वर्ड यूज नहीं किया, तो शेयर होल्डर जाकर ऑडिटर को पकड़ेगा, यार आपने तो बोला था दीज एफएस प्रेजेंट फेयरली, तो आपने क्यों, मतलब आपने क्या सही काम नहीं किया था। अगर इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट का वर्ड नहीं होता तो फिर इसका मतलब तो यही है ना, फिर ऑडिटर ने सही काम नहीं किया, अगर कुछ कुछ टाइम बाद कोई मिसस्टेटमेंट आइडेंटिफाई होती है कोई। इस बात को थोड़ा समझे जो मैंने बोला अभी। हाँ, समझ गया। मतलब हर छोटी से छोटी चीज या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कोई फ्रॉड हो गया इसमें, तो आखिर में गरेबान उसका ऑल्टर थे पकड़ लेंगे। तुम्हारा आवाज तो बहुत कम आ रही है तुम्हारी, मैं सुनाई नहीं दे रहा। कह रहा हूँ कि अगर कोई भी इसमें पता चल गई कि एफएस में गड़बड़ है, फिर कंपनी में कोई फ्रॉड वगैरह हुआ है, तो फिर गरेबान उसका ही पकड़ा जाएगा, ऑडिटर का। और हाँ, क्योंकि ऑडिटर इन ऑल मटेरियल क्योंकि रिस्पेक्ट नहीं देख रहा। अश्योरेंस तो वही दे रहा है। हाँ, वो अश्योरेंस एब्सोल्यूट ऑडिटर लेवल ऑफ देता है। एश्योरेंस देना चाह रहा है। हम्म। तो ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, रीजनेबल लेवल ऑफ एश्योरेंस का सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड, ये यहाँ पे बात छुपी हुई हम्म। है। आपकी पूरी रीजनेबल एश्योरेंस की स्टार्ट वो यहाँ पे छुपी हुई है, इस वर्ड में। हम्म। इसको थोड़ा गौर से देखा था कभी, हैं, इस वर्ड को। हाँ। हम्म। अच्छा, चलो, तो मटीरियलिटी की हम्म। इंपॉर्टेंस तो हमें समझ में आ गई। मतलब हम लोग जब रीजनेबल लेवल ऑफ एश्योरेंस देते हैं तो हम लोगों के लिए ये ज़रूरी है कि हम लोग बताते ही शेयर होल्डर को, हम लोग शेयर होल्डर को जब हम रिपोर्ट देते हैं हम उसको कहते हैं हम्म। दीज एफएस आर प्रेजेंट फेयरली इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट्स। मतलब पूरा हम्म। ऑडिट मेरा मटेरियलिटी को रखते हुए ही होगा। जब मैं रिस्क सही। आइडेंटिफाई करूंगा
तो तब भी मैं मटीरियलिटी को अंडर कंसीडर करूंगा। जब मैं प्रोसीजर हम्म परफॉर्म करूंगा तब भी मैं मटीरियलिटी को अंडर कंसीडर करूंगा। और उसकी बेसिस पे प्रोसीजर परफॉर्म करने के बाद जो मुझे स्टेटमेंट्स मिलेंगी या फिर कोई स्कोप लिमिटेशन अराइज होगी, तो उसकी बेसिस पे जो मुझे ओपिनियन देना होगा, तब भी मुझे मटीरियलिटी को अंडर कंसिडरेशन में रखना होगा। क्योंकि मुझे आखिर हम्म, में शेयर होल्डर को बताना ही यही है कि वेदर these FS whether present fairly in all material respects or not। जब मुझे आखिर में शेयर होल्डर को बताना ही यही है, तो मैं शुरू से लेकर आखिर तक मेरी हर हम्म एक्टिविटी मटीरियलिटी को अंडर कंसिडरेशन में रखते हुए होगी। हम्म क्योंकि आखिर में मुझे बताना ही यही है ना रिपोर्ट में, तो मेरी हर एक्टिविटी शुरू से लेकर आखिर तक मटीरियलिटी के इर्द गिर्द ही घूम रही होगी। सही। कोई भी इममटीरियल इवेंट होगा, कोई भी इममटीरियल आइटम होगा, ठीक है, हम्म अगर वो इममटीरियल आइटम दूसरे इममटीरियल आइटम्स के बाद साथ मिलके जब तक कोई हम्म मटीरियल नहीं हो जाता, तब तक वो मेरे लिए कंसिडरेबल नहीं होगा। सही। इस बात को समझे। हम्म कोई भी छोटी मिस स्टेटमेंट अराइज होती है ना मेरे ऑडिट के वक्त, वो मेरी तब तक कंसिडरेबल नहीं होगी जब तक वो मिस स्टेटमेंट दूसरी मिस स्टेटमेंट्स के साथ मिलके मटीरियल नहीं हो जाती एग्रीगेट में। सही एग्रीगेट में। एक इंडिविजुअल इममटीरियल मिस स्टेटमेंट मेरे लिए तभी कंसिडरेबल होगी जब वो दूसरी जब वो इंडिविजुअल इममटीरियल मिस स्टेटमेंट के साथ मिलके एग्रीगेट में मटीरियल हो जाए। हम्म एक तो मटीरियल मिस स्टेटमेंट मेरे लिए कंसिडरेबल होगी क्योंकि वो मेरे रिपोर्ट पे, हम्म मेरा जो रिपोर्ट का ओपिनियन जाएगा वो मेरे ओपिनियन पे इम्पैक्ट करेगी। और दूसरी सही। इममटीरियल मिस स्टेटमेंट मेरे लिए तब कब कंसिडरेबल होगी, जब वो एग्रीगेट में मिलके हमारे जो थ्रेश होल्ड उससे ऊपर चली जाए। जब वो एग्रीगेट में मिलके, थ्रेश होल्ड से ऊपर चली जाए, मटेरियल यस, थ्रेश होल्ड एग्रीगेट से। में मिलके मटीरियलिटी थ्रेशोल्ड से एक्सीड कर जाए। तो मतलब हम्म मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट अब यही है, द होल ऑडिट इज बीइंग कंडक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ मटीरियलिटी। हम्म ऐसा है। सही। तो प्लानिंग फेज में जो मटीरियलिटी, हम प्लानिंग फेज में मटीरियलिटी को यूज करेंगे, परफॉर्मेंस फेज में मटीरियलिटी को यूज करेंगे, और उसके अलावा हम लोग प्लानिंग परफॉर्मेंस रिपोर्टिंग। रिपोर्टिंग फेज में मटीरियलिटी को यूज करेंगे। हम्म प्लानिंग फेज में हम लोग जो मटीरियलिटी निकालते हैं उसको हम प्लानिंग मटीरियलिटी बोलते हैं, या फिर हम्म इसको मटीरियलिटी बोलते हैं। एक दूसरी मटीरियलिटी निकलती है परफॉर्मेंस फेज के लिए, कौन सी? परफॉर्मेंस फीस की। परफॉर्मेंस मटीरियलिटी। हम्म और रिपोर्टिंग के लिए हम लोग मटीरियलिटी को यूज करते हैं जो हमने प्लानिंग फेज में निकाली होती है। ऐसा है। सही। एक और मटीरियलिटी भी होती है, टॉलरेबल मिसस्टेटमेंट। टॉलरेबल स्टेटमेंट। प्रीवियस। इसको ऐसे बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी थ्रेशोल्ड। हम्म तो तो मतलब हमें सबसे पहले मटीरियलिटी को डिटरमिन करना होगा। सही। ठीक है, पहला स्टेप है डिटरमिन मटीरियलिटी। क्योंकि हमारे सारे जो रिस्क आइडेंटिफाई होंगे प्लानिंग फेज में, वो मटीरियलिटी की बेसिस पे होंगे। प्रोसीजर परफॉर्मेंस हम्म मटेरियल और परफॉर्मेंस मटीरियलिटी निकलती है मटीरियलिटी की बेसिस पे। ठीक है। हम्म और जो हमारी रिपोर्टिंग फेस में जो कोई मिसस्टेटमेंट स्कोप लिमिटेशन राइज होती है, तो वेदर उस पर हम्म मुझे कोई ओपिनियन में चेंज करना है ना, नहीं करना, वेदर मुझे अपना हम्म ओपिनियन क्वालिफाई करना है या परवेजिव परवेजिव देना है ओपिनियन, या फिर डिस्क्लेमर देना है, या फिर ओपिनियन क्वालिफाई करना है ऑन द बेसिस ऑफ स्कोप लिमिटेशन, उस पर मुझे मटेरियलिटी थ्रेशोल्ड को अंडर कंसीडर करना है। तो सबसे पहले हम्म पहला स्टेप क्या होगा, मटेरियलिटी को डिटरमिन करना। सही। ठीक है। तो मटेरियलिटी को मैंने अगर डिटरमिन कर लिया, और एक बार मेरी मटेरियलिटी डिटरमिन हो गई, तो प्लानिंग स्टेज में रिस्क रिस्क के लिए यूज होगी। परफॉर्मेंस फेज के लिए मेरे पास परफॉर्मेंस मटेरियलिटी डिटरमिन करने के लिए यूज होगी। रिपोर्टिंग के लिए ओपिनियन हम्म ड्राफ्टिंग के लिए होगी, और ओपिनियन आइडेंटिफाई करने हम्म के लिए। हम्म एक और चीज आ सकती है, अच्छा डिटर्मिनेशन की ना एक पूरी गाइडेंस है अलग। अब डिटर्मिनेशन पे एक पूरी मटेरियलिटी डिटरमिन कैसे होती है, उससे पहले उससे पहले वाई डिटरमिन, वाई नॉट कैलकुलेट, ये एक जनरल आता है कि हम लोग मटेरियलिटी डिटरमिन का वर्ड क्यों यूज करते हैं, कैलकुलेट का वर्ड क्यों नहीं यूज करते हैं।
हम्म। बताओ। क्यों नहीं करते? हम लोग मटेरियलिटी डिटरमिन करते हैं, एग्री करते हो इस बात पे? हाँ, ये तो। हम लोग मटेरियलिटी कैलकुलेट नहीं करते, एग्री करते हो इस बात पे? हाँ तो हम लोग डिटरमिन क्यों करते हैं, कैलकुलेट क्यों नहीं करते? मतलब डिटरमिन का वर्ड क्यों यूज होता है, कैलकुलेट का क्यों नहीं? यार, मेरे ख्याल से ये जो बेंचमार्क हम सेलेक्ट करते हैं ना, तो वो यूजर को सामने रखते हुए करते थे, मे बी इसीलिए। हम्म। सही है। मे बी शायद बिल्कुल ये ठीक। हो। हाँ बिल्कुल, इसी तरह। अब पहले इसको पढ़ लेते हैं, मटेरियलिटी डिटरमिन। इसका जो जवाब है ना, हम्म। इसका जवाब स्टेप 1 में, मटेरियलिटी डिटरमिन कैसे करते हैं, इसका जवाब मिल जाएगा। हम्म। डिटरमिन कैसे करते हैं? तो अगर जैसे डिटरमिन हम्म। करते हैं ना, तो फिर हमें पता लग जाएगा फिर इसको कैलकुलेट कैलकुलेट का वर्ड क्यों नहीं यूज किया गया। तो सबसे पहले हम लोग सही। क्या करते हैं? अच्छा, क्योंकि सारी मटेरियलिटी यूजर के पर्सपेक्टिव को कंसीडर करते हुए निकलती है हम्म। कि मेरा यूजर कौन होगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। क्या मेरा सही। यूजर बैंक होगा? अगर एक हम्म। कंपनी ने अगर एक कंपनी ने सिग्निफिकेंट लोन लिया हुआ है एक बैंक से, हम्म। मतलब गियरिंग का पता है कॉन्सेप्ट? किसका? गियरिंग रेशियो का पता है तुम्हें, गियरिंग रेशियो? हम्म। कार कार हम्म। कार नहीं कैपिटल नहीं, गियरिंग। एडिक्वेशन रेशियो। नहीं नहीं, गियरिंग रेशियो, गियरिंग। हाँ, रेशियो उसमें पढ़ा था कि मतलब वो उसकी अपना कोई बैंक की होती है कंडीशंस, उसको मेंटेन करना होता है। वो कोवेनेंट होता है। गियरिंग रेशियो क्या होता है? ये वाला, एक बेसिकली आइडिया नहीं है इसका। डेट अपॉन डेट प्लस इक्विटी, ये रेशियो होता है। तो याद आया, लॉन्ग टर्म डेट अपॉन डेट प्लस इक्विटी। हम्म। ये रेशियो आपको क्या बताएगा कि एक कंपनी ने डेट कितना लिया हुआ है, और लेट्स से एक कंपनी का गियरिंग रेशियो 80% है। सही। मतलब उसका टोटल जो कैपिटल है, उस पूरे कैपिटल का हम्म। 80% उसका लॉन्ग टर्म डेट में पड़ा हुआ है। सही। तो मतलब इसका जो यूजर होगा वो कौन होगा? बैंक। इसका यूजर बैंक होगा। इसका बैंक यूजर होगा या बैंक फिर होगा। कोई भी क्रेडिटर होगा हाँ, जिससे लोन की हुई होगी। इसका यूजर बैंक होगा। तो बैंक के लिए सबसे हम्म। कंसर्नेबल चीज क्या होगी? अपना ये इसका ये कंपनी अगर लिक्विडेट हो गई, इंटरेस्ट। तो ये हाँ, कंपनी अगर लिक्विडेट हो लिक्विडेट हो गई। गई, हम्म। तो इसके पास क्या बचेंगे? एसेट। एसेट। नेट एसेट्स। नेट नेट एसेट्स। एसेट्स, इस कंपनी के बाद नेट एसेट्स कितना है? हम्म। तो बेंचमार्क आपका कैसे डिटरमिन होगा इन केस ऑफ हाईली गियर्ड कंपनी? नेट एसेट्स की बेसिस उसके पे। नेट एसेट्स के बेसिस पे। देखो, अब लेट से अगर इन्वेस्टर शेयर, अगर एक कंपनी ऐसी है जो कि लिस्टेड है, प्लस में वो एक कंपनी प्रॉफिट मेकिंग भी है, तो इसका जो इन्वेस्टर होगा वो शेयर होल्डर होगा। यूजर वुड बी शेयर होल्डर। अगर यूजर शेयर होल्डर होगा तो बेंचमार्क क्या यूज होगा? पीबीटी। हम्म। और अगर ये दोनों हैं लेकिन कंपनी लॉस मेकिंग है, तो बेंचमार्क क्या होगा? रेवेन्यू हो सकता है, रेवेन्यू और होगा। उसके अलावा कोई और भी अगर ठीक रीजनेबल है। हो तो। अच्छा, ये जो हमारी एक्टिविटी है ना, ये जो हम यूजर की अंडरस्टैंडिंग ले रहे हैं और इसके अलावा हम्म। कंपनी की अंडरस्टैंडिंग ले रहे हैं, तो हम्म। अभी तक हमने इससे हमें क्या मिल रहा है? बेंचमार्क मिल रहा है। अभी हमने मटीरियलिटी बेंचमार्क। डिटरमिन नहीं की, अभी हमने मैच बेंचमार्क डिटरमिन किया है। मटीरियलिटी के लिए क्या क्या चाहिए हमें? एक बेंचमार्क चाहिए। हम्म। दूसरा क्या है? और परसेंटेज परसेंटेज चाहिए। रेशियो। ठीक है।
ये 2 फैक्टर्स इनफ हैं मटेरियलिटी निकालने के लिए। हम्म। और भी फैक्टर्स हो सकते हैं यहाँ पे, कंडीशन अलग अलग रख लो, यूजर अलग अलग रख लो, तो आपके बेंचमार्क्स मल्टीपल निकलेंगे। सही है। वैसे हम्म। भी एनपीओ है, एनपीओ में यूजर आपके वो होंगे, क्या बोलते हैं, मेंबर्स होंगे मेंबर्स। एनपीओ के। और मेंबर्स के लिए आपके एक्सपेंसेस होगा। एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस कैसे एनपीओ के जा रहे हैं तो एक्सपेंसेस बेंचमार्क होगा, या फिर टोटल हम्म। एसेट्स हो सकता है। फिर बेंचमार्क के बाद क्या डिटरमिन करो, परसेंटेज। परसेंटेज। इस पे क्या क्या परसेंटेज अप्लाई होगी, वो आइजा आपको जो है ना गाइडेंस नहीं देता क्या क्या परसेंटेज अप्लाई होगी। वो हम्म। एक जेनरिक गाइडेंस दी हुई है कि फर्म्स की तरफ से, कि फर्म्स क्या क्या परसेंटेज अप्लाई करती हैं। प्रैक्टिकलिटी मतलब वो मार्केट, मतलब मार्केट उसकी अप्रोच कैसी है? ये ऑडिटर अपनी जजमेंट लगाता है। द परसेंटेज डिपेंड्स ऑन द प्रोफेशनल जजमेंट ऑफ द ऑडिटर। ऑडिटर। तो ये आपकी मटेरियलिटी क्या हो गई, डिटरमिन होगी। अच्छा, कैलकुलेट करने से क्या मतलब होता है, कैलकुलेट करना होता है एक्स और वाई, ये दो चीजें, इनको आपस में कैलकुलेट कर लो। ये हम्म। दो चीजें आपस में कैलकुलेट कर लो, एक्स वाई को, इसका होता है, इसका मतलब होता है कैलकुलेट। आपने मटेरियलिटी डिटरमिन करते हुए क्या क्या किया था, देखो आपने यूजर को समझा, आपने फिर यहाँ हम्म। पे जो ना कंडीशंस को समझा, फिर उसकी बेसिस पे आपने बेंचमार्क निकाला, फिर आपने हम्म। परसेंटेज कितनी लगेगी उसकी बेसिस पे, परसेंटेज आपकी कितनी लगेगी उसकी बेसिस पे जो है वो आपने देखा कि यार आपने अपनी जजमेंट लगाई कि इस पे परसेंटेज, अगर लेट से पीबीटी है 5% लगाऊं, 4 लगाऊं, 3 लगाऊं, तो उसमें आपने एंगेजमेंट का रिस्क देखा होगा, आपने ये देखा होगा ये किस इंडस्ट्री में है, वेदर फ्रॉड रिस्क हम्म। फैक्टर्स है या नहीं है। और उसके अलावा आपने ये देखा होगा कि यार अच्छा क्लाइंट के इंटरनल कंट्रोल्स कैसे हैं, ठीक है, हिस्टोरिकली क्लाइंट की कोई इंटेग मैनेजमेंट की इंटेग्रिटी पे डाउट है या नहीं है। बहुत सारे फैक्टर्स को कंसीडर करोगे, क्लाइंट के इंटरनल कंट्रोल्स हो गया, एंगेजमेंट रिस्क हो गया, उन सब की बेसिस पे आप एक परसेंटेज डिटरमिन करते हो। तो ये देखो ये पूरी एक्टिविटी है, मतलब ऐसा नहीं एक्स को वाई के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हो, ये पूरी एक आपने मेहनत की है, पूरी अपनी जजमेंट लगाई है। इसलिए सही। मटेरियलिटी को डिटरमिन किया जाता है बिकॉज इट इज अ इट इन्वॉल्व्स जजमेंट, इट इन्वॉल्व्स कंसिडरिंग assumptions। फैक्टर्स मल्टीपल फैक्टर्स। हम्म। assumptions थोड़ा गलत वर्ड होगा, इट इन्वॉल्व्स मल्टीपल फैक्टर्स को कंसीडर करते हुए मटेरियलिटी को निकाला जाता है। इसमें एक हम्म। ऐसी एक्टिविटी नहीं है कि एक्स को वाई के साथ मल्टीप्लाई करो, तो आपकी हम्म। मटेरियलिटी डिटरमिन हो गई। सही है। सही। अब आते हैं परफॉर्मेंस मटेरियलिटी पे। हम्म। एक आपने मटेरियलिटी डिटरमिन की है, लेट्स से 1000 रुपये, तो आपकी परफॉर्मेंस मटेरियलिटी कितनी होगी, वो होगी 1000 से कम। अब वो कुछ भी हो सकती है, वो 60 हो सकती है, वो 75 हो सकती है, वो 80 हो सकती है, वो 90 हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। अब कितनी रखें, ये किस पे डिपेंड करेगा। यार ये सवाल समझे उसके मेरा। मतलब, हाँ, मतलब कंपनी में के इंटरनल कंट्रोल्स को सामने रखा जाएगा, और अपना और उसपे इंडस्ट्री स्पेसिफिक कोई। हाँ। और इंडस्ट्री में कोई मतलब लॉस रेगुलेशन वगैरह तो नहीं है स्ट्रिक्टली उसमें। हाँ, क्या बोलते हैं, रेगुलेटेड उसमें तो काम नहीं कर रहा, जैसे कि अगर फार्मास्यूटिकल कंपनी है तो फिर उसको ख्याल रखना पड़ता है कहीं उसका लाइसेंस रिवोक ना हो जाए, और ऐसे ही दो तीन और
फैक्टर्स हो सकते हैं। हाँ मतलब एंटिटी की अपनी और उसके एनवायरनमेंट से रिलेटेड जो हम्म हमने अंडरस्टैंडिंग ली होगी ना, उसके इंटरनल हम्म कंट्रोल्स, उस एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट एंड इट्स इंटरनल कंट्रोल्स जो आइजा 315 के अकॉर्डिंगली हम लोग करते हैं। हाँ तो उसकी बेसिस पे जो मेरी जजमेंट मैंने निकाली होगी, मैंने कंक्लूजन्स पे मैंने अपनी जजमेंट बनाई होगी, मैंने एंगेजमेंट रिस्क निकाला होगा, तो उसके अकॉर्डिंगली मैं परफॉर्मेंस मटेरियलिटी डिटरमाइन करूंगा, जो कि हम्म, मेरी लोअर देन मटेरियलिटी होगी ऑन द बेसिस ऑफ माय हम्म, जजमेंट। अब ये मटेरियलिटी मैं यूज़ कब करूंगा? ये मटेरियलिटी मैं यूज़ करूंगा परफॉर्मेंस फेस में, जब मैं सैम्पलिंग प्रोसीजर्स डिवाइस कर रहा हूँ। अच्छा याद है सर इब्राहिम ने एक चीज़ बताई होगी कि हम्म, एक ऑडिटर ने 100 रुपये पे काम किया था, एक 100 रुपये की मटेरियलिटी पे काम किया था, एक ऑडिटर ने 75 की मटेरियलिटी पे काम किया था। हाँ पीडब्ल्यूसी और तो उसकी केपीएमजी की। ये वाला जो है ना, इसको रात में नींद सुकून की आई होगी, इसको रात में नींद नहीं आई होगी। हाँ सर ने कौन सा सही। बताया था? क्योंकि 75 हम्म की मटेरियलिटी पे जो उसने सैंपल पे काम किया होगा ना, हम्म वो सैंपल इसका होगा परफॉर्मेंस मटेरियल के केस में सैंपल लेट से 30 का है, तो मटेरियल के केस में सैंपल होगा कोई 20 का, क्योंकि हम्म आपका सैंपल साइज बढ़ेगा जैसे जैसे आप मटेरियलिटी को कम करोगे। इस बात पे एग्री करते हो? हम्म, हाँ तो इस स्टेज में परफॉर्मेंस मटेरियलिटी वाले केस में आपने एक्सटेंसिव सैम्पलिंग की होगी। सही। एक्सटेंसिव सैम्पलिंग की वजह से आपने और ज़्यादा काम किया होगा। हम्म तो वो जो ऑडिट रिस्क की जो इक्वेशन होती है, इनहेरेंट रिस्क मल्टीप्लाई बाय कंट्रोल रिस्क मल्टीप्लाई बाय डिटेक्शन कंट्रोल। रिस्क, तो हम्म डिटेक्शन रिस्क आपका क्या हो जाएगा इससे? अपना आपको हाँ सैम्पलिंग बढ़ाने से आपका डिटेक्शन रिस्क कम हो जाता है। हाँ तो इस वजह से ओवरऑल आपका जो ऑडिट रिस्क है ना, उस वजह से कम हो जाएगा। तो इसलिए आप परफॉर्मेंस मटेरियलिटी को अपनी नॉर्मल मटेरियलिटी लेवल से कम रखते हो फॉर हाँ एक्सटेंसिव फॉर एक्सटेंसिव सैम्पलिंग, सैंपल। एक्सटेंसिव सैम्पलिंग हम्म लीडिंग टू लो डिटेक्शन रिस्क लोअर। अल्टीमेटली लीडिंग टू लोअर ऑर्डर रिस्क। ये तुम्हारा परफॉर्मेंस मटेरियलिटी का कॉन्सेप्ट कवर हो गया। अब आते हैं हम्म टॉलरेबल मिसस्टेटमेंट पे। देखो, तुम काम कर रहे हो रिसीवल पे। सही। रिसीवल का टोटल बैलेंस है 1000 रुपये। सही है। अब तुम्हें एक मिसस्टेटमेंट मिलती है। अच्छा तुमने सोचा जो तुमने सैंपल साइज सेलेक्ट किया ना, हम्म टोटल पार्टीज थी 20, जिससे तुम्हें पैसे रिसीव करने थे। सैंपल साइज में तुमने सेलेक्ट किए हैं 10 पार्टीज। ठीक है। अब इन 10 पार्टीज का जो अमाउंट है ना, वो है तुम्हारा 400। तो तुमने कितना काम किया है? तुमने काम कितना किया है पूरे इस रिसीवेबल पे? कितना काम किया है, हम्म एग्री करोगे? ओके। ठीक है। अब तुम्हें हम्म एक मिसस्टेटमेंट मिलती है। तुम्हें एक मिस्टेक तुम्हें एक मिस्टेट तुमने टॉलरेबल मिसस्टेटमेंट, पहले तो तुमने टॉलरेबल मिसस्टेटमेंट आइडेंटिफाई करके रख ली कि तुम्हारी टॉलरेबल मिसस्टेटमेंट क्या है। लेट्स से तुम्हारी टॉलरेबल हम्म मिसस्टेटमेंट है, टॉलरेबल ट्रिबलिटी थ्रेशोल्ड है तुम्हारा, लेट्स से 100 रुपये, और तुम्हारी मटीरियलिटी है 400 रुपये। ठीक है। हम्म और तुम्हारी पीएम है 300 रुपये। एग्री करोगे इस पे? ये हमारा सही। सही चल रहा है।
ऊपर इसको हमने पढ़ लिया मटेरियलिटी पीएम को, अभी हम टॉलरेबल मिसस्टेटमेंट पढ़ रहे हैं। एक मिसस्टेटमेंट अराइज होती है, लेट्स से एक मिसस्टेटमेंट अराइज होती है तुम्हारी 70 रुपए की। क्या ये मिसस्टेटमेंट टॉलरेबल मिसस्टेटमेंट से कम है? हाँ। अच्छा, इस टॉलरेबल स्टेटमेंट को ट्रिवियल बोलते हैं। हाँ। सही। क्या इसको हम इग्नोर कर सकते हैं? नहीं, फिलहाल के लिए तो नहीं। हम्म। नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं। तुमने काम कितना किया, कितने सैंपल, तुम्हारा सैंपल साइज क्या था? 10। हो सकता है बाकी 10 पार्टीज में भी इतनी ही गलती हो। हम्म। तो 70 70 140 हो जाएंगे, वो टॉलरेबल मिसस्टेटमेंट से एक्सीड कर जाएगा। हाँ, तो खैर है, हमारी परफॉर्मेंस तो फिर भी ज्यादा ही है ना। हम्म। परफॉर्मेंस लेकिन मटेरियलिटी फिर भी ज्यादा ही तो है ना। लेकिन टॉलरेबल मिसस्टेटमेंट से अगर कोई ज्यादा मिसस्टेटमेंट होती है, फिर उसको हम इग्नोर नहीं हम्म। करते हैं, फिर उसको हम इग्नोर नहीं करते उसको, एग्रीगेट, हम रख। फिर हम उसको हाँ, एग्रीगेट एग्रीगेट पे लेकर पॉलिसी पे जाते हैं। करते हैं। हम्म। मतलब 70 वाली इस मिसस्टेटमेंट को तुम कंप्लीटली इग्नोर कर रहे हो ना, हाँ। तुम तो इसको एग्रीगेट में भी नहीं लोगे। सही। लेकिन मैं कह रहा हूँ पूरे रिसीवेबल पे तुमने काम नहीं किया, जबकि 40% पे काम किया, तुम्हें 70 की मिसस्टेटमेंट दिखी, तो इसका मतलब तो ये है ना, ये तुम्हारे पूरे रिसीवेबल में मिसस्टेटमेंट कितनी होगी? 175। फिर तो तुम्हें सही। इग्नोर करना ही नहीं चाहिए इस स्टेटमेंट को, 70 को तो। तुम 70 को इग्नोर इसलिए कर रहे हो ना क्योंकि ये टॉलरेबल से कम है। हाँ। लेकिन ये एक्चुअल में तो 175 दिख रही है मुझे तो, क्योंकि ये 70 तो तुमने तो 40% पे काम किया ना। अगर मैं हम्म। 70 को 100% पे काम करता तो मैं स्टेटमेंट कितनी सही। आती? 175। और ये टॉलरेबल स्टेटमेंट से एक्सीड कर रही है, तो क्या आप तुम हाँ। इग्नोर करोगे? नहीं, अब नहीं करेंगे। तो तुम क्या करते हो, जो मिसस्टेटमेंट आती है ना, उसको प्रोजेक्ट करते हो। जो मिसस्टेटमेंट आती है उसको क्या करते हो? प्रोजेक्ट। उसके बाद क्या करते हो? देन कंपेयर इट विथ व्हाट? प्रोबेबिलिटी थ्रेशोल्ड। सही है। अगर हाँ, वो या तो ज्यादा होगा या तो कम होगा, अगर प्रोजेक्टेड मिसस्टेटमेंट टॉलरेबल मिसस्टेटमेंट से ज्यादा है, तो फिर क्या करोगे? वो एग्रीगेट उस पर रखेंगे। और अगर कम है तो फिर इग्नोर। इग्नोर कर दोगे। तो ये तुम्हारा ट्रिवियलिटी थ्रेशोल्ड का कॉन्सेप्ट भी कवर हो गया। अच्छा। हम्म। अब तुम्हारा बचा हमारी मटेरियलिटी डिटर्म, अब तुम्हारा ये सवाल, ये दोनों चीजें कवर हो गई, हमारा मटेरियलिटी डिटर्मिन भी हो गया, सही। मटेरियलिटी क्यों डिटर्मिन की, क्यों नहीं कैलकुलेट की, ये भी कॉन्सेप्ट कवर हो हम्म। गया। हम्म। हम्म। अब हम आते हैं सेपरेट अकाउंट बैलेंसेस और सेपरेट मटेरियलिटी। थोड़ा सा इसका कॉन्सेप्ट का पता है? हाँ, सर ने करवाया है तो है अभी। लेट्स से अगर यार रिसीवल को ले लो ना, आपका रिसीवल 1000 रुपये का है, हम्म। आपकी मटीरियलिटी जो है ना, वो 5000 की है। ज्यादा से ज्यादा रिसीवल, मैक्सिमम रिसीवल में स्टेटमेंट कितनी हो सकती है? मैक्सिमम रिसीवल में स्टेटमेंट कितनी हो सकती है? ज्यादा से ज्यादा क्या कितनी हो होगा, पूरा सकती है? रिसीवल गलत हो जाएगा ना, है? हाँ। ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम स्टेटमेंट क्या होगी, पूरा 1000 ही गलत होगा ना। फिर भी ये मटेरियलिटी हाँ। थ्रेशोल्ड से एक्सीड करेगा क्या? नहीं।
नहीं करेगा। मतलब पूरा रिसीवेबल भी गलत हो गया, फिर भी ये इमटेरियल मिसस्टेटमेंट रहेगी। आप एफएस पे आपका कोई ओपिनियन चेंज होगा? नहीं। क्या अपना ओपिनियन क्वालिफाई करोगे? नहीं। लेट्स से आप बैंक हो, बैंक के जो शेयर होल्डर है, बीइंग ए शेयर होल्डर आपका सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि आपका ये जो रिसीवेबल एसेट है, ऐसा तो नहीं है वेदर वो गलत बुक हुआ हुआ है। आपके लिए सबसे बड़ा जो कंसर्नेबल एरिया ना वो ये है, यूजर का। और अगर वो पूरा एरिया गलत है, हो सकता है यूजर इन्वेस्ट ही नहीं करे। यूजर बैंक की परफॉर्मेंस को जज करता है ऑन द बेसिस ऑफ रिसीवेबल। अगर सही। रिसीवेबल गलत तो यूजर का इकोनॉमिक डिसीजन इन्फ्लुएंस होगा। तो क्या अगर 1,000 रुपए की मिसस्टेटमेंट हो जाती है तो मिसस्टेटमेंट ये मटेरियलिटी से कम, लेकिन यूजर का इकोनॉमिक डिसीजन इन्फ्लुएंस हो रहा है। नहीं। यूजर का इकोनॉमिक डिसीजन इन्फ्लुएंस हो रहा है रिसीवेबल में मिसस्टेटमेंट स्टेटमेंट की वजह से। लेकिन क्या ये हाँ। मिसस्टेटमेंट जो है ना वो मटेरियलिटी से ऊपर है? नहीं। नीचे। लेकिन यूजर का मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा? जब मैं रिस्क क्वालिटेटिव। आइडेंटिफाई करूंगा, हम्म। मुझे रिस्क आइडेंटिफाई करना है रिसीवेबल में। मुझे हम्म। मुझे रिसीवेबल पे सैम्पलिंग करनी है, और मुझे ओपिनियन भी देना है। तो जब मैं रिस्क आइडेंटिफाई करूंगा, क्या मैं इस मटेरियलिटी पर रिस्क आइडेंटिफाई करूं? फिर तो रिसीवेबल पे कभी भी मेरा सिग्निफिकेंट रिस्क नहीं है, क्योंकि मटेरियलिटी थ्रेशोल्ड से हम्म। एक्सीड ही नहीं करेगा अमाउंट। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे एक सेपरेट मटेरियलिटी डिटरमिन करनी होगी। इसकी इंपॉर्टेंस समझ में आई सेपरेट मटेरियलिटी की? सही। मतलब मैं क्या यूजर को करूंगा? सामने से हाँ, डिटरमिन। मैं मैं क्या करूंगा, मैं कहूंगा मेरा जो यूजर है ना, वो 100 रुपए की मिसस्टेटमेंट बर्दाश्त कर सकता है। वो ये कह सकता है अगर 100 रुपए ऊपर नीचे होते हैं ना रिसीवेबल से, तब तक मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन 100 से ऊपर की मिसस्टेटमेंट अगर होती होगी, तो फिर मेरा इकोनॉमिक डिसीजन इन्फ्लुएंस हो जाएगा। तो रिसीवेबल के केस में मेरी मटेरियलिटी क्या है? और 100। तो मेरी रिस्क जब मैं आइडेंटिफाई करूंगा, जब मैं प्रोसीजर परफॉर्म करूंगा, जब मैं अपना ओपिनियन बनाऊंगा, लेट से 200 रुपए की मिसस्टेटमेंट अराइज होती है रिसीवेबल में। अगर मेरी सेपरेट मटेरियलिटी नहीं होती, मैं 5,000 की मटेरियलिटी को लेके चल रहा होता, तो फिर क्या मैं अपना ओपिनियन क्वालिफाई करता? नहीं। अगर मेरी मिसस्टेटमेंट 200 की है और मैं मटेरियलिटी हम्म। 5,000 की लेके चल रहा हूँ, तो क्या हम्म। मेरा ओपिनियन क्वालिफाई होता? नहीं। नहीं। लेकिन लेकिन यूजर जो है, उसका इकोनॉमिक डिसीजन तो इन्फ्लुएंस होता है ना। सही। मतलब मैंने मतलब मुझे ओपिनियन क्वालिफाई करना चाहिए था ना। मिसस्टेटमेंट तो हम्म। यूजर के लिए मटेरियल थी। मतलब कहीं ना कहीं तो मैंने गलत ऑडिट किया ना। हम्म। मेरा जो यूजर है वो तो कहेगा यार मैं इन्वेस्ट ही नहीं करना, इसका 200 रुपये से रिसीवेबल इसका ओवर स्टेटेड है, इसका रिसीवेबल 800 का होना चाहिए, इसने 1,000 रुपये का रिकॉर्ड किया हुआ है। मैं क्या इन्वेस्ट करूं हम्म। इसमें? इसके बाद नॉन नॉन परफॉर्मिंग एसेट है, इसके बाद बेकार एसेट्स पड़े हैं अपनी बुक्स में, मैं क्या इन्वेस्ट करूं इसमें? इसका काम ही रिसीवेबल का है, और ये रिसीवेबल में ही हेरा फेरी कर रही है, मैं इन्वेस्ट ही नहीं कर रहा। तो इसका मतलब आपने रिसीवेबल के लिए सेपरेट मटेरियलिटी डिटरमिन करनी थी। वो सेपरेट मटेरियलिटी आपकी 100 रुपये की होनी चाहिए थी। तो अब अगर आपकी 200 रुपये की मिसस्टेटमेंट है, तो आपको अपना ओपिनियन क्वालिफाई करना चाहिए था, जो कि आपने नहीं किया, क्योंकि आपके यूजर का जो इकोनॉमिक डिसीजन है वो इन्फ्लुएंस हो रहा है। सही। ये समझ में आ गया? सेपरेट अकाउंट हाँ। बैलेंसेस के लिए हो सकती है मटेरियलिटी, और डिस्क्लोजर्स के लिए हो सकती है, अकाउंट बैलेंस और डिस्क्लोजर्स के लिए हो सकती है। सही है। ऐसा हो सकता है ना यार, कोई डिस्क्लोजर मैनेजमेंट ने नहीं दिया, फॉर एग्जांपल मैनेजमेंट रेमुनरेशन का कोई डिस्क्लोजर है, वो नहीं दिया। हम्म। अमाउंट वाइज हम्म। इमटेरियल है, अमाउंट वाइज इमटेरियल है, लेकिन क्वालिटी के एतबार से देखा जाए तो इतना मटेरियल है कि यूजर का इकोनॉमिक डिसीजन इन्फ्लुएंस होगा। तो आप ओपिनियन हम्म। क्वालिफाई करोगे? और दूसरा क्या उसकी अपना AFRF की वो भी है, रिक्वायरमेंट भी है। हाँ, एफ आर एफ की रिक्वायरमेंट भी है, सॉरी फिर इसको डिपार्ट रिक्वायरमेंट एफ आर एफ की है, और प्लस में वेदर मटेरियल है या नहीं है उसको आपने हाँ। कैसे डिटरमिन किया हाँ। कि यूजर का इकोनॉमिक डिसीजन इन्फ्लुएंस यूजर होगा ना का। यार। हम्म। जे किसी भी मिस स्टेटमेंट पे अगर यूजर का इकोनॉमिक डिसीजन इन्फ्लुएंस होता है,
वो मटेरियल मिसस्टेटमेंट है, भले आपके मटेरियलिटी थ्रेशोल्ड से एक्सीड करती है या नहीं करती। साइड पे हो गया थ्रेशोल्ड भाई, क्या मेरे यूजर का इकोनॉमिक डिसीजन, क्या मेरे यूजर का इकोनॉमिक डिसीजन इन्फ्लुएंस होगा या नहीं होगा। अब हमने हमारे लिए थ्रेशोल्ड पता निकाला क्यों गया है, क्योंकि हम कैसे जज कैसे करूं हर चीज में। अब हर चीज में बैठ के मैं कैसे निकालूं इन्फ्लुएंस होगा या नहीं होगा, इसलिए थ्रेशोल्ड निकाल दिया मैंने। सही है। तो लेकिन अगर जेनरिक पर्सपेक्टिव से नहीं भी कुछ समझ में आया ना, कि वेदर ये मटेरियल मिसस्टेटमेंट है या नहीं, क्वालिटेटिव मटेरियल मिसस्टेटमेंट जब हम डिटरमिन करते हैं किसी डिस्क्लोजर की, अगर कोई आईएफआरएस के हिसाब से कोई डिस्क्लोजर जाना चाहिए था, मैनेजमेंट ने नहीं दिया, तो वेदर ये मटेरियल है या नहीं है, उसको तुम कैसे जज करोगे इकोनॉमिक यूजर को कंसीडर करते हुए, है ना। हेलो। हाँ आवाज आ रही। कम आ रही है आवाज। अब आ रही। हाँ अभी आ रही है। तो मतलब क्वालिटेटिव मटेरियल में स्टेटमेंट है या नहीं है, कोई कोई डिस्क्लोजर रिक्वायर्ड था आईएफआरएस के हिसाब से, वो डिस्क्लोजर हाँ। मैनेजमेंट ने नहीं दिया, मटेरियल डिस्क्लोजर है या नहीं है, कैसे पता लगेगा। यूजर की डिटर्मिनेशन को मतलब वो उसका जो इकोनॉमिक सिस्टम है उससे यूज हो रहा है नहीं। यस, यूजर को कंसिडर करते हैं। अच्छा, सेपरेट मटेरियलिटी का कॉन्सेप्ट भी हमारा कवर हो गया। एक रहती है आखिरी, रिवीजन ऑफ मटेरियलिटी। परफॉर्मेंस मटेरियल की कड़ी है। सारा हो गया हमारा, मटेरियलिटी हो गया, परफॉर्मेंस मटेरियलिटी हो गया, टॉलरेबल मिसस्टेटमेंट हो गया, सेपरेट मटेरियलिटी हो गया। रिवीजन ऑफ मटेरियलिटी। मटेरियलिटी किन किन आपने मटेरियलिटी एक डिटरमिन की, फॉर एग्जांपल आपने 5,000 की मटेरियलिटी डिटरमिन की है, सही। इसको आप कब कब रिवाइज कर सकते हो। सबसे पहले circumstances where the knowledge of the auditor is changed। ऐसे circumstances जहाँ पे ऑडिटर की नॉलेज में चेंज आ जाए, तो तब आप मटेरियलिटी को रिवाइज कर सकते हो। ठीक है। और भी बहुत सारे फैक्टर्स होंगे, जब एंगेजमेंट का रिस्क जो है ना बढ़ इंक्रीज जाए। हो जाए, कोई ऐसे सर्कमस्टेंसेस आ गए एंगेजमेंट का रिस्क इंक्रीज हो गया, तो आप मटेरियलिटी को रिवाइज कर लोगे। आपने इनिशियली मटेरियलिटी डिटरमिन की, कंट्रोल टेस्ट नहीं किए थे, बाद में व्हेन कंट्रोल्स आर टेस्टेड एंड दे आर फाउंड इनएफेक्टिव। एफिशिएंट। एक सेकंड मैं दरवाजा खोल के आता हाँ। हूँ। एक और चीज भी होती है कि हाँ। आपने, हम लोग मटेरियलिटी प्लानिंग फेज पे डिटरमिन करते हैं ना। हम्म। तो हम क्या करते हैं कि अभी लेट से मैं दिसंबर में बैठा हूँ, नवंबर में मेरी प्लानिंग शुरू हुई है, सही है, ईयर एंड मेरा हम्म। 31 दिसंबर है, तो क्या मेरे पास पूरे साल का पीपीटी होगा। हम्म। हम्म। हाँ। पूरे साल का मेरे पास पीपीटी होगा नवंबर 2025 में, है। पूरे साल का नहीं होगा। मेरे पास 9 महीने का पीपीटी होगा। हम्म। उस 9 महीने पीपीटी को मैं पूरे एक साल पे प्रोजेक्ट कर सकता हूँ। हाँ। ठीक है। इतना है, 9 महीने की पीपीटी को मैं प्रोजेक्ट करूंगा। नवंबर तक का। 9 महीने का, सितंबर का। अच्छा सितंबर। अच्छा, फिर क्या होता है, लास्ट 3 मंथ्स में कोई लॉस आ जो जाता है। एक्चुअल होती है। हम्म। लास्ट 3 मंथ्स में देर इज सिग्निफिकेंट पेनल्टी, मैनेजमेंट एक केस हार जाती है, जिसकी वजह से मैनेजमेंट को प्रोविजन रिकॉर्ड करना पड़ता है। ये सर्कमस्टेंसेस चेंज हो रहे हैं थोड़े लास्ट 3 मंथ्स में, आपके हम्म। लास्ट 3 मंथ्स में सर्कमस्टेंसेस चेंज हुए, जिसमें मैनेजमेंट का कोई केस चल रहा था,
और वो केस मैनेजमेंट हार गई, तो उसकी वजह से आपने कोई मैनेजमेंट को पेनल्टी रिकॉर्ड करनी पड़ी, तो उसकी वजह से जो है ना उसका प्रॉफिट पर सिग्निफिकेंट नेगेटिव इम्पैक्ट आया, तो उसका पीबीटी या तो कम होगा या तो वो कंपनी लॉसेस में चली जाएगी। सही। और अगर पीबीटी डिक्लाइन है, अगर पीबीटी डिक्लाइन होगा तो हो सकता है पीबीटी का फिर अगर ईयर एंड पे उस पीबीटी का 5% लगाओ ना, और अभी जो आपने पीबीटी का 5% लगाया होगा नवंबर में बैठ के, इस ये वाली मटीरियलिटी कम आ जाए, ऐसा हो सकता है ना दिसंबर में, ये आप बैठे हो जनवरी में, ये आप बैठे हो नवंबर में, हो सकता है जनवरी में एक्चुअल प्रॉफिट बिफोर टैक्स पे जो आपने मटेरियलिटी डिटरमिन की ना, एक्चुअल मटेरियलिटी, वो आपकी एक्चुअल मटेरियलिटी जो है कम हो आपकी ये वाली नवंबर वाली मटेरियलिटी से, जो कि आपने प्रोजेक्टेड मटेरियलिटी डिटरमिन की थी। ऐसा हो सकता है? सही। हाँ। अगर आपकी एक्चुअल मटेरियलिटी कम होगी तो उस केस में आप अपनी मटेरियलिटी को रिवाइज करोगे। अदरवाइज ये भी हो सकता है ना कि लास्ट 3 मंथ्स में आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स बढ़ा है, अगर प्रॉफिट बिफोर टैक्स बढ़ा है तो आपकी एक्चुअल मटेरियलिटी ज़्यादा आएगी। हम्म, अगर आपका लास्ट 3 मंथ्स में प्रॉफिट बिफोर टैक्स बढ़ा है तो मेरी एक्चुअल मटेरियलिटी मेरी प्रोजेक्टेड मटेरियलिटी से ज़्यादा आएगी। सही। हम्म। तो क्या फिर मुझे वहां पे रिवाइज करना पड़ेगा? क्या मुझे रिवीजन की हाँ। जरूरत पड़ेगी? हम्म। हाँ पड़ेगी। नहीं पड़ेगी ना। क्यों नहीं अगर पड़ेगी? मैं अगर मैंने नवंबर में कितने मंथ्स के प्रॉफिट बिफोर टैक्स को प्रोजेक्ट किया था? नवंबर में हाँ, मेरे पास 11। प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितने कितने मंथ्स का था? 9 महीने का पहले। और मैंने उसको प्रोजेक्ट किया 1 साल। हम्म। सही है। ठीक है, जब मैंने हम्म। उसको 1 साल प्रोजेक्ट किया, डिवाइडेड बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 12 ऐसे करके, हाँ। तो मुझे 1 साल का प्रॉफिट बिफोर टैक्स मिला होगा, प्रोजेक्टेड प्रॉफिट बिफोर सही है। टैक्स, तो मैंने प्रोजेक्ट मटेरियलिटी हम्म। डिटरमिन की होगी। अब मैं हम्म। आ गया हूँ 3 महीनों में, क्या हुआ 3 महीनों में प्रॉफिट बिफोर टैक्स मेरा बढ़ा, सही है, बढ़ गया। बढ़ गया ना प्रॉफिट बिफोर टैक्स, रेवेन्यू बढ़ रहा था हम्म। 3 महीने में, डिमांड बढ़ गई, हम्म। तो मेरे पास एक्चुअल प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ रहा होगा जनवरी के महीने में। हाँ। तो वो जो उसकी बेसिस पे मैं एक्चुअल मटेरियलिटी निकालूंगा, वो एक्चुअल मटेरियलिटी हम्म। पिछली मटेरियलिटी से क्या होगी, या तो बढ़ी। बराबर होगी या तो उससे ज़्यादा ज्यादा होगी। होगी। ठीक है, हाँ। या तो बराबर ज्यादा होगी या तो बराबर होगी। तो क्या हम्म। तब मुझे रिवाइज करने की जरूरत पड़ेगी मटेरियलिटी? अ, नहीं। नहीं। क्यों नहीं करनी पड़ेगी, ये सवाल है। क्योंकि अच्छा, आपकी जो परफॉर्मेंस मटेरियलिटी होती है ना, वो भी आपकी मटेरियलिटी की बेस पे निकलती है। तो हम्म। मतलब आपने जो परफॉर्मेंस मटेरियलिटी निकाली होगी, हम्म। वो भी आपकी दो होंगी, एक्चुअल और प्रोजेक्टेड, निकल सकती है ना। सही। तो ऐसा हो हाँ। सकता है कि आपकी जो एक्चुअल मटेरियलिटी होगी ना, एक्चुअल परफॉर्मेंस हम्म। मटेरियलिटी, वो आपकी प्रोजेक्टेड मटेरियलिटी से ज़्यादा ही होगी, क्योंकि आपकी मटेरियलिटी हम्म। भी प्रोजेक्टेड मटेरियलिटी से ज़्यादा है। एक्चुअल हम्म। मटेरियलिटी प्रोजेक्ट मटेरियलिटी से ज़्यादा है, तो इसका मतलब हम्म। एक्चुअल जो आपकी परफॉर्मेंस मटेरियलिटी है, वो भी आपकी हम्म। प्रोजेक्टेड परफॉर्मेंस मटेरियलिटी से ज़्यादा होगी। तो जो सही। आपका सैंपल साइज है ना, अगर आप एक्चुअल मटेरियल को यूज़ करने गए जो कि ज़्यादा है, तो आपका सैंपल साइज आपको कम करना पड़ेगा। हम्म। वरना आपने अभी जो एग्जिस्टिंग सैंपल साइज है ना, उसको आपने कम हम्म। करना पड़ेगा अगर आप ज़्यादा मटेरियलिटी की तरफ गए, जो कि आपके लिए एक रिस्क होगा, इसलिए आपका डिटेक्शन रिस्क ओवरऑल जो है ना फिर आपको बढ़ा देगा। सही। तो इसलिए अगर आपकी मटेरियलिटी ज़्यादा होती है ना, एक्चुअल मटेरियलिटी, तो एक्चुअल मटेरियलिटी ज़्यादा होने की वजह से आप मटेरियलिटी को रिवाइज नहीं करते अपनी पुरानी वाली मटेरियलिटी को, क्योंकि अगर आपने मटेरियलिटी को ज़्यादा कर दिया, रिवाइज कर दिया, तो फिर आपको सैंपल साइज अपना कम करना पड़ेगा, एग्जिस्टिंग सैंपल साइज कम करना पड़ेगा, जिससे कि आपका डिटेक्शन रिस्क बढ़ जाएगा। बढ़ जाए। लेकिन अगर आपकी मटेरियलिटी कम होती है, अगर आपकी मटेरियलिटी कम होती है, उस केस एक्चुअल में नहीं मटेरियलिटी होगा। आपकी कम आती है, तो फिर उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, रिवाइज करना पड़ेगा। क्यों? हम्म। क्योंकि अपना रिस्क बढ़ जाएगा। रिस्क जैसे रिस्क ही बढ़ जाएगा बढ़ेगा आपने। तो सैंपल साइज हमें और ज़्यादा करने पड़ेंगे। हाँ, आपको सैंपल साइज अपना बढ़ाना होगा। ठीक हम्म। है, मतलब आइजा ऐसा लिखा हुआ है कि अगर आपने आइजा खुद अगर ऐसे सकम से आता है ना कि काम कर कम करना पड़े,
तो कम काम नहीं हम्म, करो। लेकिन ऐसे सर्कमस्टेंसेस आते ज्यादा हैं ना काम यहाँ पे ज्यादा काम करना पड़े, तो ज्यादा काम करो। हम्म कम काम करने से रोकता है, ज्यादा काम करने से इंकरेज करता है। ऐसे है। सही तो ये आपका रिवीजन ऑफ मटेरियलिटी का कॉन्सेप्ट है। सही सही। तो कवर हुआ, हमारा मटेरियलिटी पूरा कवर हाँ हो गया। सही। कैसी रही आज की क्लास? ठीक। हम्म। यार तुमने कहा था वो S620 करेंगे, फिर मटेरियलिटी पे आ गए। यार हाँ, मैंने 620 जो ना, मेरा दिल नहीं कर रहा था पढ़ने का। अच्छा। लेकिन कवर हो गया ना वैसे आज मटेरियलिटी वैसे तुम्हारा। हाँ कवर तो हो गया। कैसा कवर हुआ? डॉक्यूमेंटेशन। जो काम किया ना उसको डॉक्यूमेंट कर देना बस। अब वो लिखो तो सही ना नीचे, कोई और देखे तो फिर वो देखे तो सही कंप्लीट हो। एग्जाम में भाई आगे भी ये तो नहीं काम लिखना। है। एग्जाम में ये नहीं लिखना क्या काम किया, क्या डॉक्यूमेंट करना, एग्जाम में ये लिखना होता है। हाँ हाँ। सही है। अच्छा तुम खोल के बैठे हो सर का, वो सर के नोट्स? किसके? सर इब्राहिम मतलब के? सामने, सामने सर इब्राहिम के नोट्स खोल के देखिए, रखे हैं तुमने? नहीं। खोलूं क्या? हाँ। हेलो। हेलो, हाँ खोलूं नोट्स? मैं कह रहा हूँ देख लो। नहीं, कंप्लीटनेस इंश्योर करने के लिए। देखता हूँ। बस ठीक है, हमारा कवर हो गया अरे, है मोस्टली, सही है। हम्म। यही था ना, और कुछ तो नहीं रहता ना हमारा? नहीं बस यही है, इसके अलावा तो और कुछ नहीं। मतलब आज सही क्लास रही है ना हमारी, अच्छी रही है ना क्लास, अंडरस्टैंडिंग कंप्लीट हाँ। हुई और कंप्लीटनेस भी रही। अंडरस्टैंडिंग कंप्लीट हो गई। हम्म। कल करेंगे हम लोग 620। सही है। 620 कल करेंगे। हाँ एक्सपर्ट। सही है। एक्सपर्ट और इंटरनल ऑडिट फंक्शन कर लेंगे। और हाँ एक्सपर्ट कल, दोनों परसों करनी है इंटरनल ऑडिट इसमें। फंक्शन। ये आ गया मटीरियलिटी। हाँ। नेचर ओनरशिप को देखेंगे। प्लानिंग परफॉर्मेंस मटीरियलिटी परफॉर्मेंस। सही है। चलो ठीक है। डिस्क्लोजर। हाँ हो गया, फिर रखते कंप्लीट हैं हो गया। क्लास को यहाँ तक। फिर कल मिलते हैं यार। सही सही सही। है, टाइमिंग डिसाइड कर लेंगे कल। टाइमिंग बता देना, कितने बजे सही है, करनी है। कल, कल करते हैं, सेट है। सेट है सेट है। कल ओके ओके। बाय। बाय।